Hello everyone, welcome to EduCenter. So today I am starting a new course on thermodynamics where we will study from basics and go up to its advanced level, and this video will be helpful for all the students who are in 11th and 12th students and even students who are preparing for university exams, as most of students found it very confusing and difficult to understand about all the laws and all concepts and basics while dealing with this chapter. But I will try my best to explain all the things, all the topics in a very interesting way. So please watch this video till end, and if you like the video then hit the like button and don't forget to subscribe my channel for our educational videos. So let's start our class with the new topic, that is thermodynamics. So जो हम thermodynamics की बात करते हैं, बट उससे पहले बताना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको बोरिंग फील करते हैं जब thermodynamics की स्टडी करते हैं. जो मेन रीज़न रहता है इसके अंदर वो क्या है कि जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जितने भी लॉजिक्स हम पढ़ते हैं, वो एक कंटिन्यूटी के अंदर नहीं दिए. मीन्स इसके अंदर कोई सीरीज नहीं है. जैसे कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, उसका टॉपिक उठाया, फिर उसके सब टॉपिक्स करते हैं, फिर जहाँ तक कि जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सभी वहाँ तक एंड हो जाते हैं. फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, न्यू टॉपिक होते हैं. बट यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, जितने भी लॉजिक्स होंगे, जितने भी फॉर्मूलाज होंगे, वो आपस में इंटर रिलेट करेंगे. मीन्स स्टार्टिंग की बात करेंगे तो लास्ट तक जाएंगे तो सारे जो लॉजिक्स होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, सभी क्या करेंगे, वर्क करेंगे, सभी अप्लाई होंगे. सो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सारी चीज़ों को एक साथ याद रख पाना. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी वे. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. सो सबसे पहले मैं पता होना चाहिए कि हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या होगा. तो सबसे पहले हम इसको बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे. सो थर्मोडायनेमिक्स है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्म एंड डायनेमिक्स. जो थर्मोडायनेमिक्स है वो डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज थर्म एंड सेकंड वन इज डायनेमिक्स. सो जो थर्म होगा उसका मीनिंग क्या है मेरे पास, डेट इज हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स पावर. सो थर्म होगा, थर्म स्टैंड्स फॉर हीट एंड डायनेमिक्स स्टैंड्स फॉर पावर. सो वी कैन से the transfer of heat into power and power into heat is known as thermodynamics, or we can say the study of transfer of heat into power and power into heat is known as thermodynamics. या फिर हम बोल सकते हैं हीट का पावर में कन्वर्ट हो जाना और पावर का हीट में कन्वर्ट हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं. अब इसकी जो एक रियल डेफिनेशन होगी, जो रियल लाइफ के अंदर हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, वो देखते हैं अब हम. सो थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी इंट्रैक्शंस. अब इसके अंदर हम सब चीज़ें क्लियर करेंगे, जितने भी आपके डेफिनेशंस है, जितने भी वर्ड्स होंगे, सबके ऊपर हमारा फोकस रहेगा. सो थर्मोडायनेमिक्स वो है क्या, बेसिकली द साइंस ऑफ एनर्जी इंट्रैक्शंस. साइंस है एनर्जी इंट्रैक्शंस की. अब एनर्जी इंट्रैक्शन हमारे पास एक न्यू वर्ड आया, इसका मीनिंग क्या होगा. जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक बीकर मैंने लिया, उसके अंदर मैंने वाटर लिया, डेट इज़ कोल्ड वाटर. अगर मैं इसको नीचे से हीट की सप्लाई दे रहा हूँ तो क्या होगा, जो लिक्विड होगा, जो वाटर मैंने लिया, वो क्या करेगा, उसके अंदर वेपर्स बनने स्टार्ट होंगे और वो आउटसाइड द वेपर्स चले जाएंगे. तो मैं बोल सकता हूँ जब भी मैं इसको हीट दे रहा हूँ, क्या वो अमाउंट ऑफ जब मैं हीट दूंगा इसको, तो क्या होगा, जितने भी लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ड्यू टू विच उनका रैंडम मोशन भी इंक्रीज हो जाएगा. और जो रैंडम मोशन होगा कोलाइड करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हीट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी. फिर जब भी हम देखेंगे तो क्या करेगा, ये हीट को बाहर इवॉल्व करेगा. तो मैं बोल सकता हूँ जो हीट होगी, आधी तो वेपर्स जो बाहर जाएंगे उनकी फॉर्म में बाहर निकल जाएगी. फिर जब हम इसको टच करते हैं ड्यू टू आवर हैंड्स, तो वी कैन फील दैट देर इज ए हॉट, दिस बीकर बिकम्स हॉट. तो हम देखेंगे कि जो हमारा बीकर होगा वो हॉट हो जाता है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर. तो यहाँ से क्या मीनिंग हुआ, जब भी मैंने इसको हीट दी, हीट बाहर निकल रही है. तो एनर्जी इंट्रैक्शन क्या होगा, जब भी हम किसी को हीट दे रहे हैं, हीट का इन होना और हीट का आउट होना, इसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी इंट्रैक्शंस बोलते हैं. बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक्स है वो भी क्या है, स्टडी है एनर्जी इंट्रैक्शंस की. एंड इट्स अफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मैटर. और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो रहेंगी किसी भी मैटर के, उसके ऊपर क्या अफेक्ट पड़ रहा है. मीन्स मैटर की अगर बात करते हैं तो मैटर हमारे पास 3 टाइप्स के होंगे. जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज. ये आपको पता होगा, अपने 9th में पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर कि मैटर की हमारे पास 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. तो जब भी कोई सॉलिड होगा उसके अंदर अगर हीट करते हैं तो क्या होगा, उसके अंदर तो मॉलिक्यूल्स तो फ्री नहीं होंगे, बट मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, एक वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. ड्यू टू द वाइब्रेशन उनके अंदर क्या होगा, अगर कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, कोई भी इंप्योरिटीज नहीं होंगी, तो जो वाइब्रेशन होगा वही क्या करेगा, रैंडम मोशन करेगा, ड्यू टू विच काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर इनटू हीट एनर्जी एंड ड्यू टू विच इट्स टेम्परेचर बिकम राइज. और लिक्विड का मैंने आपको केस बता दिया अभी, लिक्विड में क्या होगा, और गैसेज के अंदर भी सेम पैटर्न यही फॉलो करता है. तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो सभी प्रॉपर्टीज़ होंगी जिनको हम हमारी सेंसेज ऑफ ह्यूमर से फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. मीन्स जब भी कोई भी हॉट बीकर होगा, जब उसको हम टच करते हैं तो हमें क्या फील होता है कि हॉट है वो. तो ये सब कुछ क्या हो जाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे. सो एक बार फिर रिपीट करता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी इंट्रैक्शंस एंड इट्स अफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर. बिल्कुल ईजी है. आगे बढ़ते हैं अब हम. इसके बाद हम बात करते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो स्टडी है 3 E's की. सो बेसिकली 3 E's क्या होंगी, वी कैन से दैट थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ 3 E's. सो व्हाट डज 3 E's मीन.
सो 3 ईज का मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट जो ई है वो क्या डिनोट करा है? एनर्जी को। सेकंड ई जो किसको डिनोट करा है? एंट्रोपी को। एंड थर्ड ई डिनोट्स इक्विलिब्रियम। सो वी कैन से हेयर 3 ईज मीन्स एनर्जी, एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम। अब तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एनर्जी क्या हो गई। एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी रहती है वो हमें पता है एनर्जी होती है, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अब एंट्रोपी की बात करते हैं। एंट्रोपी के लिए आपके स्कूल्स में पढ़ाया गया होगा कि जो रेंडमनेस होता है किसी भी सिस्टम का, जैसे कि कोई भी रूम अज्यूम किया मैंने, क्लासरूम अज्यूम करता हूँ, तो उसके अंदर बेंचेज होंगे, डेस्क होंगे, तो उनके कारण हमें एक रेंडमनेस मिलेगी। उसके अगर ऑर्डर्ड पेयर में है, डिसऑर्डर्ड है उनके अंदर जो भी हमने रखा है वो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेजरमेंट जो होगी, अगर मेजर करते हैं रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम के अंदर जो रैंडमनेस होगी उसको मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। बिल्कुल ईजी है, अभी के लिए मैंने थोड़ा सा बताया, इसको ब्रीफ किया, बट बाकी जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कंप्लीटली इसी को डिस्कस करता है कि एंट्रोपी क्या होगी, उसके अंदर हम और डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। थर्ड वन आता है डेट इज इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर जो इक्विलिब्रियम पढ़ देंगे वो कौन सा होगा? थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम होगा, मीन्स मैकेनिकल, केमिकल और टेम्परेचर इक्विलिब्रियम या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम भी काफ़ी अलग अलग होता है। जैसे कि अगर फिजिक्स की ब्रांचेज करते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो सभी के अंदर जो इक्विलिब्रियम होगा उसका मीनिंग अलग होगा, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन अलग होगी। अगर हम केमिस्ट्री की टर्म्स में देखेंगे तो उसके अंदर इक्विलिब्रियम का मीनिंग अलग होगा, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखेंगे उसका थोड़ा सा अलग होगा। तो सभी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं कितने टाइप्स के हमारे पास इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। So first one is mechanical equilibrium, second one is chemical equilibrium and last one is temperature और we can say thermal equilibrium। काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर और थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम ज़्यादातर यूज़ करने वाले हैं इसी का ही हमारे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अब तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कौन सा क्या होगा। सो फर्स्ट वन आता है मेरे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये क्या होगा कि आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स के अंदर कि हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसे बोलेंगे। जैसे कि अज्यूम करते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर तो जो पूरा हमारी मैकेनिक्स है वो फोर्सेस के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ए, जिसका मास कितना है m मान लिया मैंने, और इसके ऊपर फोर्सेज लग रहे हैं। ये क्या होगा? इस साइड में इस डायरेक्शन में F1 फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, इसमें F2 एक्ट कर रहा है, और इस डायरेक्शन में F3 एक्ट कर रहा है, और इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लेता हूँ F4 एक्ट कर रहा है। तो मैं इसको इक्विलिब्रियम में कब बोलूँगा? जब नेट फोर्सेस की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, जो नेट फोर्स होगा वो अगर जीरो आ जाता है उस केस में मैं क्या बोल दूंगा? मेरे पास इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम। सो नेट फोर्स अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तो मैं क्या बोल दूंगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में वो आ चुका है, इक्विलिब्रियम स्टेट उसने गेन कर ली है। तो ये हम बात करेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, जब हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। थोड़ा सा अलग होगा थर्मोडायनेमिक्स के, क्योंकि इसके अंदर जो नेट फोर्स आएगा अगर वो जीरो हो जाता है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हम उसे क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा मेरे पास? केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इसके अंदर हम रिएक्टेंट्स भी लेते हैं, प्रोडक्ट्स भी लेते हैं। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ एक बार कि मेरे पास कोई भी दो सब्सटेंसेज हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास कोई भी दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी। जब मैंने ए और बी को ज्वाइन किया तो मेरे पास क्या आ गया? सी और डी आ गया। तो ये तो क्या होंगे? मेरे पास रिएक्टेंट्स होंगे, और ये मेरे पास क्या होगा? प्रोडक्ट हमें मिलेगा। जब मैंने ए और बी का मिक्सचर किया तो मेरे पास क्या बन गए नए प्रोडक्ट्स? दैट इज सी प्लस डी। तो अगर मान लेते हैं अगर मैं सी और डी को मिलाता हूं तो मेरे पास अगर वापस से ही ए और बी में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं क्या बोल दूंगा? इसका इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुका है। ये ए प्लस बी से सी प्लस डी मिला और सी प्लस डी से मुझे ए प्लस बी मिला। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि रिएक्टेंट जो होगा और जो प्रोडक्ट होगा दोनों क्या हो सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा सकता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर जा सकता है। सो अब हम बात करते हैं कि जो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा। तो अज्यूम कर लेते हैं मेरे पास कोई भी दो बीकर्स हैं ए एंड बी, अगर उनको मैंने कॉन्टैक्ट के अंदर रखा है तो क्या होगा? अगर इसका टेम्परेचर मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ 50 डिग्री सेल्सियस, इसका 40 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए हमेशा क्या करता है? हाई टू लो फ्लो करता है। सो टेम्परेचर फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो मेरे से क्या होगा? इसके अंदर से जो टेम्परेचर होगा, हीट होगी, वो इसके अंदर फ्लो करेगी। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? दोनों का टेम्परेचर जो होगा इक्वल हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस स्टेट में मैं क्या बोल दूंगा? इसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। तो क्या होगा कि हीट का फ्लो करना जब तक टेम्परेचर का सेम न हो जाना उसे हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मीन्स टेम्परेचर का फ्लो होगा, हीट का फ्लो होगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर तक। फिर जो हमें हीट जो टेम्परेचर हमें मिल गया दोनों का सेम मिल जाएगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? टेम्परेचर इक्विलिब्रियम बोल देंगे या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम बोल देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं फिर अब हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो होगी उसके अंदर हम काफ़ी सारे अप्रोचेस को डील करने वाले हैं।
सो फर्स्ट हम बात करते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स अप्रोचेज होंगे, मीन्स हम थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टडी करेंगे वो किस लेवल के ऊपर करेंगे, इनर लेवल पे करेंगे, आउटर लेवल, ब्रॉड लेवल, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जो थर्मोडायनेमिक्स होगी उसकी जो स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर भी करते हैं और मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर भी करते हैं। हमारे पास 2 टाइप के अप्रोचेज रहते हैं, फर्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक एंड सेकंड वन इज मैक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, इट इज़ द स्टडी ऑफ एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूटिंग द मैटर। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो हम किसी भी मैटर की डेप्थ में जाकर स्टडी करें, रिसर्च करें, मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को देख रहे हैं, तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूटिंग द मैटर। मीन्स किसी भी मैटर है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही, तो मॉलिक्यूल्स का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के ऊपर क्या हमने ऑब्जर्व किया, उसकी डेंसिटी क्या होगी, सब कुछ जो हम किसी भी डेप्थ में जाकर इन डेप्थ रिसर्च करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल का अप्रोच बोलेंगे। हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इज अ स्टडी ऑफ एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूटिंग द मैटर। और हम इसको क्या भी बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर मैक्रोस्कोपिक की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, व्हेन मैटर इज नॉट स्टडीड एट मोलिकुलर लेवल। जब हम किसी भी मैटर को मोलिकुलर लेवल के ऊपर स्टडी ना करके उसको एक ब्रॉड स्टडी लेते हैं, उसको हम ओवरव्यू लेते हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच बोल देंगे। मीन्स किसी भी रिसर्च को इन डेप्थ में जाकर ना करना, उसको एक बार ब्रॉडली हमने देख लिया कि क्या क्या हमें अज्यूम हो रहा है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट के कारण सर्कमस्टांसेज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो इट मीन्स मैक्रोस्कोपिक अप्रोच हो गया वो। अब हम बात करते हैं जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होगा और जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होगा, इनकी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, को अलग बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इज नोन एज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच इज नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स होगी उसका हम काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सारे जो लॉज होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो ज़्यादातर इसी के ऊपर बेस्ड होंगे, क्योंकि हम किसी भी मैटर की डेप्थ में जाकर रिसर्च कर पाना इन डेली लाइफ इज़ नॉट ए पॉसिबल नहीं है वो। लेकिन अगर किसी भी मॉलिक्यूलर लेवल को हम ब्रॉडली अगर देखें तो पॉसिबल हो सकता है, तो उसे हम क्या उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे, जो कि हम इस टॉपिक में डील करने वाले हैं मोस्टली जगह पे। आगे बढ़ते हैं फिर अब हम बात कर रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होगा। पहले हम बात करेंगे कि जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या होगा कि जो प्रोसेस का रन अवे हो जाना, जो प्रोसेस होंगी, जितनी भी प्रोसेस हमें मिल रही हैं, कंटिन्यू गोइंग ऑन है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको सभी को हम मिक्स करके क्या बोलते हैं, सिस्टम बोल देते हैं। मीन सिस्टम के अंदर है जो भी प्रोसेसेज होंगी, जितनी भी वर्क कर रही हैं, गोइंग ऑन है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। सो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होगा, अब इसकी बात करते हैं हम। सो थर्मोडायनेमिक सिस्टम इट इज़ डिफाइंड एज ए क्वांटिटी ऑफ ए मैटर और ए रीजन ऑफ स्पेस ऑन विच आवर सिस्टम इज फोकस्ड। ये क्या होगी, क्वांटिटी होगी मैटर की, या फिर हम बोल सकते हैं रीजन होगा, कोई भी स्पेस के अंदर हमने रीजन ले लिया जिसके ऊपर हमारा सिस्टम फोकस्ड है। मीन्स क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसके ऊपर हमारा सिस्टम फोकस्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। कि हमारे सराउंडिंग्स के अंदर, सिस्टम के अंदर, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि सराउंडिंग्स क्या होंगी, सिस्टम हम किसे बोलते हैं। सो अभी हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा वो किसके ऊपर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर। अब क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात करते हैं। सो क्वांटिटी ऑफ मैटर का मीनिंग क्या होगा, अब डिस्कस करते हैं। सो जो क्वांटिटी ऑफ ए मैटर होगा वो क्या होता है, एक फाइनाइट क्वांटिटी हम बोल सकते हैं इसको, या फिर हम बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ ए मैटर। यूजुअली मास के अंदर इसको लेते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स के होंगे सिस्टम भी, कंट्रोल मास सिस्टम भी होगा, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी होगा, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो जो मास की यूनिट होती है हमें पता है केजी हम लेते हैं। तो जो क्वांटिटी ऑफ मैटर, अगर फाइनाइट क्वांटिटी की बात करते हैं, उसके अंदर हमें फाइनाइट मास गिवन होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो मास के ऊपर रहेगा। मीन्स उसके अंदर जो मास होगा वो कंसंट्रेटेड रहना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जहाँ पर प्रोसेसेस गोइंग ऑन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम क्या होगा हमारे पास, जिसके अंदर अज्यूम कर लेते हैं मेरे पास कोई भी सराउंडिंग्स है, कोई भी वॉल्स मैंने ले ली यहाँ से। कंट्रोल वॉल्यूम कब होगा, जब इसके अंदर अज्यूम कर ले रहा हूँ मेरे पास क्या है, गैसेज हैं काफ़ी सारी, या फिर लिक्विड में ले सकता हूँ, कुछ भी सब्सटेंस है इसके अंदर, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जब भी हम इसकी स्टडी करेंगे, बट हमारा जो फोकस रहेगा वो किसके ऊपर हो, रीजन के ऊपर हो। मीन्स कितना एक्सपेंड हो रहा है, कितना ये कंप्रेस हो रहा है, इसके ऊपर अगर हमारा फोकस रहता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टडी को कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम बोलेंगे। सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम बोलेंगे। बट अगर हमारा जो फोकस रहेगा वो किसी भी मास के ऊपर रहेगा, क्वांटिटी के ऊपर रहेगा, उस केस में हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड मास सिस्टम। तो इसको हम क्या बोल देंगे, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम को। नो फोकस ऑन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी होगी उसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया गया है, ओनली फोकस किया गया है वो रीजन के ऊपर किया गया है, कि रीजन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक्सपेंड हो रहा है कि कंप्रेस हो रहा है, ये सब कुछ हम कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम के अंदर देखते हैं। और जो कंट्रोल मास सिस्टम होगा ऑलमोस्ट सेम है, बट उसके अंदर क्या होगा, हमारा मास कॉन्स्टेंट रखा जाएगा, मास को हमें पूरा फोकस करना होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप्स की बात करेंगे कि कितने टाइप्स के हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमें अभी तो क्या देखा कि कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम होता है, कंट्रोल मास सिस्टम होता है, बट इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सो फर्स्ट वन आता है मेरे पास क्लोज सिस्टम,
सेकंड वन आता है मेरे पास ओपन सिस्टम एंड लास्ट वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके अलग अलग रूल्स होंगे, इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। किसके अंदर एनर्जी पास कर सकती है, इन कर सकती है, आउट कर सकती है, मास इन कर सकता है, आउट कर सकता है, तो काफ़ी सारे हम फैक्टर्स के ऊपर इनको डिफाइन करेंगे। सो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स होंगे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि जो हमारा ओवरव्यू रहता है, स्ट्रक्चर रहता है सिस्टम और सराउंडिंग का, वो क्या रहता है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ, यहाँ से मेरे पास कोई भी सिस्टम हो गया, ये मेरे पास कोई भी सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास जो भी प्रोसेस हमने लिया, मास लिया, वॉल्यूम लिया, उनके बीच में चेंजेस आ रहे हैं। तो इसके जो सिस्टम के सराउंडिंग के अंदर एनीथिंग डेट इज एक्सटर्नल सिस्टम, ये क्या बोल सकता हूँ मैं, इसको इंटरनल सिस्टम बोल सकता हूँ। और जो कुछ भी मेरे पास सराउंडिंग्स के अंदर है, मीन्स इसके अलावा जो भी बाहर का सिस्टम रह गया, एक्सटर्नल सिस्टम जो रह गया, एनीथिंग डेट इज एक्सटर्नल सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग्स, उसे हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। अब जो मेरे पास जो सराउंडिंग्स को और सिस्टम को क्या कर रही है, अलग कर रही है, उस बाउंड्री को मैं क्या बोलता हूँ, सिस्टम बाउंड्री बोलता हूँ। द बाउंड्री विच डिफर्स द सराउंडिंग्स एंड द सिस्टम इज नोन एज सिस्टम बाउंड्री। अब जो सिस्टम की बाउंड्री रहेगी वो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल लेके पिस्टन का एग्जांपल लेंगे, हम सिलेंडर का एग्जांपल लेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए आप याद रख सकते हैं कि जो सिस्टम बाउंड्री होगी वो क्या होगी, जो सिस्टम को और सराउंडिंग को अलग अलग करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, इज नोन एज सिस्टम बाउंड्री। ये रियल भी हो सकती है, ये इमेजिनरी भी हो सकती है। तो सिस्टम होगा, उसके अंदर कोई भी फाइनाइट हम मास ले सकते हैं, फाइनाइट वॉल्यूम हम ले सकते हैं। अब सिस्टम की जो बाउंड्री होगी इसकी बात करें, मैथमेटिकल अगर बात करते हैं तो इसकी कोई भी थिकनेस हम नहीं रखते, 0 थिकनेस हम लेते हैं इसकी। और जो वॉल्यूम रहेगी मेरे पास बाउंड्री की, वो भी हम 0 ही लेते हैं। और जो बाउंड्री होगी वो फिक्स भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। मीन्स तभी मैंने क्या बोला, रियल तो कब होगी, जब मेरे पास फिक्स्ड होगी। इमेजिनरी में बोल सकता हूँ, जैसे कि एक्सपेंड होके मूव होके जो बाउंड्री बनी उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इमेजिनरी बोल सकता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो बाउंड्री होगी मेरे पास कुड बी फिक्स्ड और मूविंग। तो काफ़ी सारे सर्कमस्टांसेज होंगे, इनके ऊपर हम बात करेंगे बाद में। सो मैथमेटिकल बात करते हैं तो उसकी कोई भी थिकनेस नहीं रहती बाउंड्री की, ना तो इसका वॉल्यूम रहता, और ये फिक्स्ड भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। फिर बाकी हम बाद में इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। ओपन सिस्टम को हम डिटेल में देखेंगे, क्लोज सिस्टम को हम डिटेल में देखेंगे, और आइसोलेटेड सिस्टम को भी देखेंगे। फिर हम वर्क फंक्शन की बात करेंगे, फिर हम हीट ट्रांसफर की बात करेंगे। काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको लेने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू आंसर सून। ओके देन, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।